हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं अजय भास्कर आप सबका द लर्निंग IQ पर स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है, मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथ का क्लास और यह हमारा एकेडमिक सेशन है। हम नाइन्थ क्लास डिस्कस कर रहे हैं। नाइन्थ क्लास में हम नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं, जो कि पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.1 को हमने कंप्लीट किया। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। तो आइए क्लास की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं आज कुछ फिर से नया। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने सीखा था नंबर लाइन पर कैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स तथा रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम नंबर लाइन पे जो कल नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर ये सब को रिप्रेजेंट करने सीखे थे, उसे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन में हम कहीं पर एक जीरो ले लेते हैं और मैंने कल बताया था जीरो से जब हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है, जैसे +1, +2, +3 एंड ये बढ़ते चला जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक। वैसे ही जब जीरो से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो ये निगेटिव वैल्यू होता है -1, -2, -3 और ये आगे माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। कल हमने बताया था कि ये जो भी 1 से लेकर इनफाइनाइट पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो ये होल नंबर कहलाता है। और जब हम पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू एंड जीरो को ऐड करते हैं तो ये हमारा इंटीजर्स कहलाता है, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। एक और हमने पढ़ा था कि वैसे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जाएं, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे हम कहते थे रैशनल नंबर और उसे हम q से डिनोट किए थे कल। ठीक है, तो ये चार केस से आगे मतलब नंबर लाइन पे ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर होते हैं। इसके साथ साथ एक और नंबर होता है जिसे कहा जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसे एस से डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर वैसे नंबर हैं जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें ये देखिए, रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में हमने लिखा था, जैसे 3/2, ठीक है, वैसे ही 4/2, ये सारे रैशनल नंबर है। लेकिन वैसे नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में ना लिख सकें, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे कहते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल में देखिए इसका, जैसे √3, √2, जिसका √² नहीं निकल सके। जैसे अगर हम लिखते हैं √4 तो इसका तो √² होता है, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया, इरेशनल नहीं है। लेकिन √2 का √2 वैल्यू नहीं निकल सकता है, √3 का भी कोई वैल्यू नहीं निकल सकता, वैसे ही √5 का भी कोई वैल्यू नहीं निकल सकता, वैसे √6 का भी कोई वैल्यू नहीं निकलता। लेकिन अगर √9 की बात करें तो हाँ, इसका वैल्यू 3 है, तो ये इरेशनल नहीं है। लेकिन ये √2, √3, √5, √6, जिसका √2 का वैल्यू नहीं निकल सकता, वो कहलाता है इरेशनल नंबर। उसी के अकॉर्डिंग और हम देख सकते हैं, जैसे आप अगर देखना चाहें तो ये 22/7 जो पाई का वैल्यू है, ये पाई का एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये पाई का अप्रॉक्स वैल्यू बोला गया है। और इसे भी बोला गया कि ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है, ये हम आगे देखेंगे। अब देखिए आगे एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, वो भी हमारा इरेशनल नंबर है। इसे मैं रफ करता हूं, फिर मैं उसे लिखता हूं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपने पढ़ रखा होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जो कभी टर्मिनेट ना हो। अगर हम जैसे अगर देखिए यहाँ पर 3 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो हम देखते हैं कि ये 1.5 से पूरी तरह कट जाता है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, ये टर्मिनेटिंग हुआ। देखिए यहाँ टर्मिनेट हो गया, इसके आगे तो ये बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन उससे आगे अगर हम बात करें एक डेसिमल का, देखिए 0.10,
ठीक है, इसके आगे और बढ़ते चला गया 1 1 0, फिर आगे बढ़ा 1 1 1 0, और आगे बढ़ते चला जा रहा है 1 1 1 0, ऐसे ही 5 1 और 1 0। तो ये देखिए ये कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये कहीं पर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये और आगे बढ़ते ही चला जाएगा। जैसे इसको डिवाइड कीजिए आप 100/3, 100/3 को डिवाइड करके देखिए, अगर 3 से हम 100 को डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं 3 से 2 टाइम, 3 3 जा 9 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स, इसमें 9 सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ 1 आया और ये 0, यहाँ से मैंने ये 0 उतारा, डिवाइड करने आपको आता ही होगा। अब देखिए 3 से मैं जब ये 10 को डिवाइड करूंगा तो ये 3 टाइम्स जाएगा और ये 9, माइनस करेंगे यहाँ पे, फिर से ये 1 आ गया। अब यहाँ हम एक पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ एक 0 लगेगा, फिर हम यहाँ पे 3, ये देखिए 10, सॉरी 9, फिर यहाँ 1 आया, तो ये बार बार रिपीट होते रहेगा। तो ये देखिए ये हमेशा बढ़ते ही चला जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। यहाँ देखिए 3 का रिपीटेशन हो रहा है। मैं इरेशनल नंबर में 2 चीज आप ध्यान रखिएगा कि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, साथ में नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे यहां देखिए ये 3 तो रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उसे हम नहीं कह सकते, यहाँ ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, इसीलिए इसे हम इरेशनल नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे नॉन रिपीटिंग का मतलब हुआ, ये देखिए जैसे 1 0, यहाँ देखिए 1 का पैटर्न देखिए, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ 1 का 2 पैटर्न है, यहाँ 1 का 3 पैटर्न है, यहाँ 1 का 4 पैटर्न, यहाँ 5, मतलब कि 1 इंक्रीज कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, हमेशा एक एक बढ़ रहा है, तो हम उसे कहेंगे नॉन रिपीटिंग। तो अगर जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आ जाए तो वो कहलाता है इरेशनल नंबर। समझ पा रहे होंगे आप लोग। जैसे अब देखिए मैंने एक अंडर रूट का बात किया था, तो अब फिर से उसको समझिए एक बार। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल में लेता हूँ कि हमारे पास √4 है, तो √4 का वैल्यू हमें पता है कि 2 होता है, √4 का वैल्यू 2 होता है, ये हमें पता है, यहाँ पे 2। ऐसे ही अगर √9 की बात करें तो 3, बट अगर हम √2 का बात करें तो √2 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसीलिए हम इसे कहेंगे ये इरेशनल नंबर है, जिसे p/q के फॉर्म में नहीं शो किया जा सकता। अब अगर हम बात करते हैं √1, तो √1 का रूट वैल्यू तो 1 ही होता है, तो √1 भी हमारा रैशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखिए इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल, सबसे पहले तो स्क्वायर वाला वैल्यू, जैसे √2, √3, √4 नहीं होगा क्योंकि √4 का वैल्यू तो 2 होता ही है, ये 5, √6, √7, √8, √9 नहीं होगा क्योंकि √9 का वैल्यू 3 होता है। अब हम चलेंगे √9 को छोड़कर √10, ये सारे वैल्यूज हैं जो कि हम p/q के फॉर्म में नहीं डिनोट कर सकते। ये तो फर्स्ट केस। सेकेंड केस मैं क्या बोला, वैसे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। जैसे अगर यहाँ पे 0.10, 110, 1110, समझ रहे होंगे आप लोग, तो इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। अब देखते हैं कल जो हम बैग लेकर चले थे नंबर लाइन पर, जिसमें हमने एक बार नेचुरल नंबर को रखा, उसमें अगर 0 बैग में डाला तो वो होल नंबर बन गया, और वैसे ही अगर मैंने उसमें नेगेटिव वैल्यू डाला था तो वो इंटीजर्स बन गए थे। तो अब देखिए अगर एक बैग है, बैग में सबसे पहले हम पॉजिटिव वैल्यू कर रखे थे, 1 2 3, ये सारे पॉजिटिव वैल्यू थे। अब 0 रखा तो ये होल नंबर। अब इसके बाद अगर मैं इसमें माइनस वैल्यू डाल दिया तो ये बन गए इंटीजर्स। उसी के साथ अगर मैं 4/2, 3/2 रख दिया, और ये आपका 5/2, 6/2, तो ये हमारा बन गया रैशनल नंबर। बट अब देखिए ये रैशनल नंबर और रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर के अपोजिट इरेशनल नंबर,
जो कि है 22/7 या √2 √3। ये देखिए, ये आपका था इरेशनल, फिर से देखेगा इरेशनल नंबर, और ये है आपका रैशनल नंबर। तो इरेशनल एंड रैशनल नंबर को जब हम एक बैग में डाल देते हैं, याद रखिएगा, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को जब हम एक बैग में रखते हैं और एक समूह तैयार होता है, एक ग्रुप तैयार होता है, तो इस ग्रुप को हम लोग रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर। यहां पे रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, जिसे आर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आर से। वैसे ही अब देखिए यहाँ पे जो इरेशनल था, इरेशनल का हिंदी होता है, रैशनल का तो आपको मैंने कल बता रखा था, परिमेय संख्या। इरेशनल का होता है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। देखिए एकेडमिक सेशन के सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है स्टेटमेंट की, तो मेरा मानना है कि पहले आप चीज़ों को अच्छे से समझिए, अपने अंदर जो आप समझकर जो अपने अंदर डाल चुके हैं उसे आप इजीली स्टेटमेंट में चेंज कर सकते हैं। इसीलिए आप पहले तथ्य को समझिए, इसके बाद जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो स्टेटमेंट में लिखने सिखाऊंगा, तो आप घबराइए नहीं, पहले आप इसे समझिए। तो अब हम यहाँ पर सीख चुके हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.2 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ सवालों को। जैसा कि एक्सरसाइज 1.2 के तरफ बढ़ने से पहले एक और थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि यहाँ पे यूज होने वाला है। पहले आप पाइथागोरस थ्योरम को समझिए। पाइथागोरियन थ्योरम की अगर बात करें, पाइथागोरियन थ्योरम, यहाँ पे आपको पाइथागोरियन थ्योरम में आपको बस यही सीखना है कि पाइथागोरियन थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक एंगल उसका 90 डिग्री का रहता है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ये जो परपेंडिकुलर है इसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर या लंब, और जिस साइड पे परपेंडिकुलर बनता है उसे बेस कहा जाता है, जिसे बी से डिनोट करते हैं, और इसे हिंदी में आधार कहते हैं। आपने पढ़ रखा होगा ये, इसे मैं पहले नाम दे देता हूँ ABC। और ये जो AC साइड है, जो सबसे लंबी साइड होती है राइट एंगल साइड की, इसे कहते हैं हाइपोटेनस, जिसे एज से डिनोट किया जाता है, और हिंदी में इसे कहते हैं कर्ण। तो पाइथागोरियन थ्योरम यही कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड का स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के एडिशन का इक्वल होता है। यानी कि जब हम लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ AC का स्क्वायर है, सो BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के इक्वल होगा। यही पाइथागोरियन थ्योरम है, और इसी फॉर्मूला का यूज इस चैप्टर में आने वाला है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले इसीलिए मैं ये टॉपिक को पढ़ा दिया। अब चलिए हम एक्सरसाइज 1.2 की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहला जो सवाल दिया हुआ है उसे मैं एक बार पढ़ता हूँ। देखिए एक्सरसाइज 1.2 पहला सवाल है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें यहाँ पे जस्टिफाई देना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट जो हमारा है सवाल वो है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो मैंने अभी आपको बताया था एवरी इरेशनल नंबर, इरेशनल का मतलब अपरिमेय संख्या। यहाँ पे बोला गया कि क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आपको बताया था कि रियल नंबर का जो समूह है, जो रियल नंबर का समूह, इसमें इरेशनल नंबर भी आते हैं और रैशनल नंबर भी आते हैं। यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समूह को ही हम लोग
रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर, सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, यह बिल्कुल सही है। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो आप इजीली बता सकते हैं, √2, √3, पाई, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरे स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। यानी कि नंबर लाइन पर अगर हम जो भी नंबर दिखाते हैं, क्या वो हमेशा √m के अकॉर्डिंग रह सकता है। देखिए अगर यहाँ 0 है, √m, अब आप √m को समझिए। √m मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू तो हम सारा लिख सकते हैं, जैसे √1 लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं, जहाँ पे m = 1 2 3 4 है। लेकिन अगर निगेटिव साइड की बात करें तो यहाँ पे अगर ये -1 है तो √-1, √-2 ये नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है, ये नहीं लिख सकते। √-1, √-2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जो कि आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, अभी 9th क्लास में ये नहीं पढ़ना है। अभी बस आप ये जान लीजिए कि √m ये नंबर लाइन पे हर पॉइंट पे डिनोट नहीं किया जा सकता, क्योंकि माइनस में अगर हम करेंगे m को तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। अब थर्ड स्टेटमेंट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब सोचिए आप, रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकते हैं। अब मैं जब बढ़ाया था कल आपको रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होता, रियल नंबर इज द ग्रुप ऑफ इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। तो सारे रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि रियल नंबर का अगर एग्जांपल लेंगे हम तो रियल नंबर में हमारा ये 3/2 भी हो सकता है, और ये 3/2 रैशनल नंबर है। तो अगर रैशनल नंबर है तो ये इरेशनल नहीं हो सकता। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, फिर से देखिए। रियल नंबर में दो चीज ऐड होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। अब आप यहां पे देखिए, सवाल में बोला गया कि क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकते हैं। अब देखिए रियल नंबर का अगर एग्जांपल देंगे तो रियल नंबर में हमारा रैशनल और इरेशनल दोनों आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4/2, जो कि एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 से 4 डिवाइड होकर सिर्फ 2 देगा, और 2 हमारा डेसिमल में नहीं है, नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे ये 5/2, तो 5/2 को 2 से अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 2.5। ये एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, इसीलिए ये हमारा रैशनल नंबर है। तो क्या ये दोनों नंबर इरेशनल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। हाँ, सभी इरेशनल नंबर है जो रियल नंबर हो सकते हैं, और सभी रैशनल नंबर है जो रियल नंबर हो सकते हैं। लेकिन सभी रियल नंबर ना तो इरेशनल नंबर होंगे और ना तो रैशनल नंबर होंगे। तो यहाँ पर हमने ये तीनों स्टेटमेंट को देखा, और जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सिर्फ ट्रू है। क्यों ट्रू है वो मैं बता चुका हूँ, और सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड सवाल की तरफ। सेकेंड सवाल है हमारा, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। मतलब कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या वो इरेशनल होंगे। अगर नहीं तो एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए सवाल में क्या बोला गया, बोला गया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आपको पता है, इंटीजर्स में निगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू एंड जीरो तीनों ऐड होता है। तो यहाँ बोला गया कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 आया, 2 3 4 5 6 7 8 9, बोला गया कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या वो इरेशनल नंबर होंगे, और अगर नहीं होंगे तो एग्जाम्पल दीजिए। तो यहाँ देखिए आप खुद से, यहाँ पे मैंने ये 9 इंटीजर्स का जो ये पॉजिटिव वैल्यूज है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इंटीजर्स है ये, तो इनका जब मैं स्क्वायर रूट किया
तो क्या ये सभी इरेशनल नंबर आए? देखिए अंडर रूट 1 इसका तो 1 ही होता, लेकिन अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो अंडर रूट 2 ही रहेगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये अंडर रूट 3 ही रहेगा, और अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 2 होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 5 ही होगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये अंडर रूट 6 ही रहेगा, अंडर रूट 7 का भी स्क्वायर रूट करेंगे तो ये अंडर रूट 7 रहेगा, वहीं पे अगर अंडर रूट 8 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये अंडर रूट 8 होगा, लेकिन अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 3 होगा। तो आप खुद से देखिए कि यहाँ पे हमने जो पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू का स्क्वायर रूट किया तो क्या सभी इरेशनल नंबर है? क्या ये 1 इरेशनल नंबर है? तो नहीं सर, ये तो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है। वहीं पे अंडर रूट 2 ये इरेशनल है या रैशनल है? तो ये इरेशनल है सर, इरेशनल को एस से डिनोट करते हैं। वहीं अगर रूट 3 की बात करें तो ये भी एक इरेशनल है और इरेशनल को एस से डिनोट करते हैं। और अंडर रूट 4 का अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो इसका वैल्यू 2 आता है और ये 2 है, सो हमारा रैशनल नंबर है जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है जिसे एस से डिनोट करते हैं। वहीं अंडर रूट 6 भी इरेशनल नंबर है जिसे एस से डिनोट करते हैं। अंडर रूट 7 भी इरेशनल है, अंडर रूट 8 भी इरेशनल है, और ये अंडर रूट 9 का वैल्यू जो 3 आया वो एक रैशनल नंबर है जिसे क्यू से डिनोट किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट करते हैं तो इरेशनल नंबर सभी नहीं होंगे, कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि अगर हम सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो इरेशनल नंबर होंगे, नहीं होंगे। एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं कि अंडर रूट 1 का अगर 1 का अंडर रूट करते हैं हम तो हमारा वैल्यू 1 आता है जो कि एक रैशनल नंबर है। उसी प्रकार अगर अंडर रूट 4 का अगर हम 4 का अंडर रूट करते हैं तो हमें 2 वैल्यू प्राप्त होता है जो कि एक रैशनल नंबर है। वैसे ही अगर 9 का अंडर रूट करते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है, अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 होता है, तो और ये 3 है, सो एक रैशनल नंबर है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स के अंडर रूट करने पे सारे वैल्यू इरेशनल नहीं हो सकते। तो उम्मीद करता हूँ सेकेंड भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और थर्ड सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड सवाल है, सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। इस सवाल को करने से पहले मैं अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना सिखाता हूँ आप लोगों को नंबर लाइन पे, कि नंबर लाइन पे अंडर रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हाउ टू रिप्रेजेंट अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन। ये देखिए नंबर लाइन है आपका। नंबर लाइन में यहाँ 0 है और ये 1 ये 2, ठीक है। मैंने एक 1 यूनिट का एक लेंथ ले लिया और इसी साइड पे एक पॉइंट पर मैंने राइट एंगल बना दिया। राइट एंगल ट्रायंगल आपको ड्रॉ करने आता होगा और ये इसका भी लेंथ हमने 1 रखा। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। राइट एंगल कैसे बनता है, एक लाइन लेते हैं, लाइन के मिड पॉइंट से एक पूरी चाप बनाते हैं, ठीक है। और इसके जो हाफ जो लेंथ है एक प्रकाल या कंपास से लेकर यहाँ से अगर हम रखेंगे तो इधर काटेंगे और वही हाइट से अगर इधर काटेंगे, ये हाफ डिस्टेंस है, ठीक है। ये हाफ डिस्टेंस का एक चाप लेते हैं और चाप से एक प्रकार से एक कट यहाँ लगाते हैं, एक कट यहाँ लगाते हैं। अब यहाँ से फिर हम इस चाप को लेते हैं, चाप हिलाते नहीं हैं, और यहाँ से जब हम इसे ये काटेंगे तो ये यहाँ कटेगा और ये यहाँ कटेगा। और ये देखिए आपका एक राइट एंगल ड्रॉ किया, ठीक है। तो राइट एंगल ड्रॉ किए और राइट एंगल ड्रॉ करने के बाद हम इसे मिला देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जो कि ABC है। तो यहाँ पर AC का लेंथ निकालना है। AC का लेंथ जब हम निकालते हैं तो अभी हमने पाइथागोरियन थ्योरम से आपको पढ़ाया था कि AC का स्क्वायर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल, BC का स्क्वायर के इक्वल।
और ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस बी सी मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो ये दोनों 1 प्लस 1 मतलब ए सी कितना हो गया, ए सी हो गया √2, तो ये हुआ √2। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ √2 है। इसी फिगर को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो ये लेंथ हमने लिया 1, यहाँ पे इसी लेंथ के बराबर एक लाइन हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा और इसका भी लेंथ है 1। ठीक है, 0 से 1 को मिलाया जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, इसे ए बी ओ नाम दे दीजिए। तो ओ ए हाइपोटेनस है और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम निकाले, पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ए ओ निकाला, तो ये वैल्यू आया √2। अब ये √2, ये देखिए ये लेंथ √2 हो गया। यहाँ से हम प्रकाल के थ्रू ये चाप लेते हैं, ये √ चाप है, और यहाँ से जब हम इसे मेजर करते ऐसे, तो यहाँ देखिए ये कट हुआ। ठीक है, तो ये हम ड्रॉ कर देंगे और कहेंगे ये ड्रॉ किया करेंगे और ये कहेंगे ये √2 का वैल्यू है। समझ रहे हैं आप लोग? फिर से समझिए, देखिए हमें √2 को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे। हमने क्या किया कि एक 1 यूनिट का एक लेंथ लिया और उसी लेंथ के बराबर एक और साइड मैंने ड्रॉ कर दिया इस साइड के परपेंडिकुलर। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हाइपोटेनस कैलकुलेट किया जो कि √2 है, और इस √2 का हम एक चाप लेते हैं प्रकाल या कंपास के थ्रू और इसे हम नीचे ड्रॉ करते हैं, और ये नंबर लाइन पे जहाँ कट करेगा वही √2 का वैल्यू होगा। अब आप लोग के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर अगर √2 कैलकुलेट करने बोला गया तो हमने लेंथ 1 एज्यूम किया, लेकिन अगर हमें √3 या √5 कैलकुलेट करने बोल दिया गया तब हम क्या करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे? तो आइए उसे सीखिए। देखिए ये एक फॉर्मूला पे बेस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये खत्म हो गया आज, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हाइपोटेनस है राइट एंगल ट्रायंगल का। यहाँ पे ये √n है और ये 1 है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ना वो √n-1 रहेगा। मतलब अगर यहाँ √n का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे होगा √2-1 यानी कि 1। ठीक है, यहीं पे अगर √n का वैल्यू अगर 5 रहता तो यहाँ पे रहता √5-1 यानी कि √4 यानी कि 2। ठीक है, ऐसे बनेगा ये। अब देखिए यहाँ पे अगर √3 का वैल्यू पूछ दिया तो √3 यहाँ पे क्या 1 ही रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा 3-1 यानी कि √2 ये वैल्यू। यानी कि अगर यहाँ पर अगर √5 बोल दिया तो यहाँ √4 हो जाएगा, √4 का वैल्यू 2 होता है। यहाँ पे √3 बोल दिया गया तो यहाँ √2 होगा, यहाँ √6 बोल दिया गया तो √5 होगा। मतलब इसके और इसके बीच में 1 का डिफरेंसेज होगा, हमेशा 1 का डिफरेंसेज होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो चीज़ निकालने बोलेगा उससे 1 माइनस करके नीचे आप एज्यूम कर लीजिएगा। ये लेंथ आपका हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम सीखते हैं कि √3 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पे 3 कर देते हैं हम। तो आइए हम सीखते हैं कि नंबर लाइन पे √3 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन में यहाँ 0, 1, 2। मैंने अभी सिखाया था कि जब भी अगर ये √3 या √2 या √5 जो भी गिवन रहेगा वो हाइपोटेनस होगा राइट एंगल ट्रायंगल का। और ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है तो सबसे पहले हमें बेस का लेंथ हमें एज्यूम करना होगा कि उसका बेस क्या होगा। और मैं बताया कि हाइपोटेनस से हमेशा 1 कम होगा। जैसे ये √3 है तो √3 में अगर 1 हम कम करेंगे तो वो √2 होगा। ठीक है, तो हम समझ जाते हैं कि √3 का जो बेस होना चाहिए वो √2 होना चाहिए। और √2 को रिप्रेजेंट करने अभी मैं सिखाया था आपको, तो √2 को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ देखिए ये 0 से 1 तक मैंने लेंथ लिया था 1 यूनिट और यहाँ पे 1 यूनिट लिया था 1। ये हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था √2।
और अंडर रूट 2 को जो मैं रिप्रेजेंट किया था यहाँ आकर ये किया था अंडर रूट 2, ठीक है। तो अब ये अंडर रूट 2 को हम बेस लेते हैं, अंडर रूट 2 को बेस लेते हैं, क्योंकि बोला गया अंडर रूट 3 कैलकुलेट करना है तो अंडर रूट 2 को बेस लेना होगा। और यहाँ पे हम 190 डिग्री ड्रॉ कर देते हैं, 1 यूनिट लेंथ, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया हमारा, ये भी 90 डिग्री। अब ये जो है ना, ये हाइपोटेनस, ये राइट एंगल ट्रायंगल एक हाइपोटेनस है, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देखिए आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि वैल्यू होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, ये प्लस होता है 2 प्लस 1, और ये हो गया अंडर रूट 3। तो ये लेंथ हो गया अंडर रूट 3, ठीक है। ये लेंथ है वो अंडर रूट 3, इसीलिए यहाँ से हम एक प्रकार के थ्रू चाप लेंगे और ऐसे यहाँ पर जो ये आकर कट करेगा, यहाँ से ये लेंथ के अकॉर्डिंग जो चाप यहाँ पे आकर कट करेगा वो होगा अंडर रूट 3, ठीक है। और इसी के आगे ये अंडर रूट 3 हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है हमारा एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नंबर 3 था, एक्सरसाइज 1.2 का। तो जब हमें ये अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट और यहाँ 90 डिग्री लेंगे, एक यूनिट और लेंगे, और ये जो मेजर करेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे चाप आएगा ना वो होगा अंडर रूट 5। तो एग्जाम में ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एग्जाम में सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा, नंबर लाइन ड्रॉ करके 0 और 1 सबसे पहले अंडर रूट 2 को ही कैलकुलेट करना है। ये अंडर रूट 2 कैलकुलेट कर लेते हैं, अंडर रूट 2 के बाद यहाँ फिर एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे और ये 1 यूनिट लेंगे, ये भी 1, और ये जो होगा ये अंडर रूट 3 होगा, और ये अंडर रूट 3 से जो ये कट होगा यहाँ अंडर रूट 3, फिर यहाँ हम एक 1 लेंथ का 90 डिग्री देंगे और ये हमारा अंडर रूट 5 होगा, और ये चाप जो जहाँ पे आकर कट करेगा नंबर लाइन को, उसे हम लोग कहेंगे कि वो अंडर रूट 5 है नंबर लाइन पर, ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 और भी जो भी आपका इरेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब अगर किसी स्टूडेंट को नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने में अगर परेशानी हो रही हो तो वो हमें कमेंट करे, मैं उनकी समस्याओं को दूर करने का कोशिश करूँगा। और एक बात और है कि एक बार वीडियो देखने से किसी को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो को बार बार देखिए और प्रश्न को हल करने का कोशिश कीजिए। जैसे जैसे मैं स्टेप बताया हूँ उस स्टेप को स्टेटमेंट के तौर पर लिखिए और सवाल को खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज 1.2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट कर कर बताइए कि आपको और क्या क्या चीज़ चाहिए या आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ये चीज़ कमेंट करके बताइए। इस कमेंट से मुझे सीखने को मिलेगा, सुधारने को मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये चैनल का लाभ हर स्टूडेंट उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। चलिए।